नीचे की आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है और कहा बताया क्या जा रहा है। तो संपूर्ण आकृति का परिमाप क्या होगा। तो प्रश्न समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो नीचे ये आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में छायांकित भाग, मतलब इस भाग की बात किया जा रहा है। 4 हिस्से में से एक हिस्सा जो है छायांकित है, यहाँ पर ये वाला भाग। तो ये छायांकित भाग है का क्षेत्रफल 81, इसी का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर में है। तो ये संपूर्ण आकृति का, यानी कि पूरे आकृति का हमें पूछा गया है परिमाप। इस भाग का क्षेत्रफल बताया गया है और पूरे का परिमाप पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखें कि इस आकृति का हमें जो क्या मिला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें मिला है कितना, 81 वर्ग मीटर, है ना। ये 81 वर्ग मीटर मिला है। तो किसी वर्ग के, ये वर्गाकार आकृति है, किसी वर्ग के यदि हमारे पास क्षेत्रफल हो, ध्यान दीजिए ये बात आपको हमेशा काम आएगा कि किसी वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो तो उसका हमें एक भुजा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो किसी वर्ग की क्षेत्रफल हमें मालूम है, ये वर्ग आकृति है, इस वर्ग आकृति का एक हमें क्षेत्रफल पता है और इसका हमें एक भुजा की नाप ज्ञात करनी है। तो एक भुजा की नाप ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल होता है 9 और वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए। तो 9 क्यों हुआ, 9 9 81, एक वर्ग संख्या है, 9 9 81। तो हमें पता चल गया इस आकृति का, अर्थात छायांकित आकृति के इस एक भुजा की लंबाई कितना मीटर है, 9 मीटर निकल गया। अब हमें पता चल जाएगा कि इस आकृति का पूरा परिमाप क्या है। अब इसका हमें निकला है 9, तो ये हो जाएगा इतना 9, यहाँ भी 9। ये आपको समझ में आया, इतना दूर से इतना 9 है तो यहाँ से यहाँ 9, इस आकृति का ये भी 9। तो इस मिला के एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, 18, है ना। 9 मीटर ये भी है। तो एक भुजा की लंबाई किसी वर्ग की क्या है, 18 मीटर है। तो 18 मीटर होने के कारण चारों भुजा का हमें योग करना होता है या 4 से गुणा कर देना होता है। तो 18 गुणित 4 बराबर क्या हो जाएगा, हम इसे गुणा करेंगे तो 18 दूने 36 और 36 दूने 72। तो ये हो जाएगा 72 मीटर, यानी कि 18 18 18 और ये 18, तो 18 चौक 72 मीटर इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सीधे सी बात यह है कि हम प्रश्न को अच्छे से समझें, कहा क्या रहा है और हमको करना क्या है और निकालना क्या है। तो इस प्रकार सारे प्रश्न हमें आसानी से बनते चले जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं। तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हमारा जो है अधिक से अधिक लाइक करें। लाइक करने से हमें अच्छा लगता है और आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारे पास जो प्रश्न अब सामने है वो क्या है, इसे भी देखें। किसी धन के 25%, हमें धन नहीं बताया गया है, का मूल्य यानी कि मान 460 है। किसी धन का 25% का मान या मूल्य 460 है। उसी धन के, अब उस धन को हमें पता नहीं है क्या है, उसी धन के 30% का मान हमें या मूल्य हमें ज्ञात करना होगा। तो अब इसे कैसे ज्ञात करें, रहने को तो आसान है, ट्रिक से बताएंगे तो और जल्दी होगा। लेकिन ट्रिक में जो प्रारंभिक तौर के बच्चे होते हैं वो नहीं समझते, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को तरीके से बता देते हैं कि इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है किसी धन का 25% 460 है। तो 460 होने के कारण ये जो है हम इसका 100% पहले निकाल लेंगे, यानी कि वह धन क्या है। तो 460 को हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा यानी कि हम उसका 100% ज्ञात करना चाहते हैं, लेकिन 25% हमारे पास इसका मान है, इसलिए हम इसे 25 से भाग दे देंगे। 25 से भाग दे देंगे यानी कि 460 गुणित 100/25। 25 क्यों भाग दिए, क्योंकि ये 25% है। तो 1% लाने के लिए हम इसे 1% में लाने के लिए 25 से भाग दिए और 100 से इसलिए गुणा किए कि हम उसको पूरे धन को हमें प्राप्त करना है कि पूरा प्रतिशत क्या है, इसे हमें जानना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100, ये हो गया। अब इसको हम गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा और वो प्राप्त होगा वह संख्या क्या होगा उसको भी देखिए। 4 0 0, 4 छिक्का 24
24 का 4, हासिल आया 2, 4 चौक 16, 17, 1840। ये आपका किसी धन की जगह पे आ गया, मतलब उस धन का मूल्य हमें पता चल गया जिसका मान है 1840 या 1840। अच्छा, इसी को हम ट्रिक कहते हैं आपको, तो ट्रिक को भी समझ लीजिए। इतना सब कुछ आपको नहीं करना रहा था, तो हमको पता है कि किसी धन का 25% हमें पता हो तो उसे 4 से सीधे गुणा करके उस धन को हम पता कर सकते हैं। किसी धन का 20% हमें पता है तो उसे हम 5 से गुणा करके उस धन को पता कर सकते हैं। किसी धन का 10% हमें पता है तो उसे 10 से गुणा करके पूरा धन को हम पता कर सकते हैं। किसी धन का 5% हमें पता है तो हम उसे 20 से गुणा करके पता कर सकते हैं। यदि आप प्रतिशत को अच्छे से जानते हैं तो ये सारे आसान हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर वही हुआ है 460 गुणित 4। देखिए ये निकल गया, 25% पता है, 4 से गुणा करते तो हमें 1840 मिल जाता। अब हमें उसका 30% का मूल्य क्या होगा पूछ रहा है, तो हम इसी 1840 का 30% निकाल देंगे। अब यहाँ पर 30 निकालना है, वो ऊपर आ जाएगा और ये जो 100 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें अब इसका 30% निकालना है। तो पहले इसका 100 से भाग देके 30 से गुणा करना है। तो ये जीरो कैंसिल हो गए, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गए। अब इसको गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 का 4 तिया 12 का 2, अब हासिल आया 1, और 8 तिया 24, 1 25 का 5, हासिल आया 2, 3 कम 3 और 2 5, यानी कि इस धन का 30% क्या होगा 552। ये 552 सी आपको प्राप्त हो चुका है। अब हम इसको प्रतिशत को समझने के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रतिशत से संबंधित हमारे पास बहुत बड़े एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सारी बातें को हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। प्रतिशतता सबसे मूल विषय है नवोदय विद्यालय किसी भी परीक्षा में, और 5 से 6 प्रश्न प्रतिशत पर आता है। तो इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा कि प्रतिशतता के सारे वीडियो आप पूरी तरह से देखना चाहेंगे तब हम बनाएंगे। आप लोग जो है लाइन से हटने पर वीडियो देखना बंद कर देते हैं, तो इसलिए हम नहीं बना रहे हैं। तो आगे हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको फिर से एक बार कहते हैं कि प्रतिशतता की हमारे पास जो है एक लंबी श्रृंखला है, उसको यदि हम लाते हैं तो क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे और हमारा व्यू अधिक हो, तब हम जाके अधिक से अधिक वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। प्रश्न हमारे पास क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ देखिए हमारे पास वो संख्या पता नहीं है ना, लेकिन उनका गुणनफल हमें पता है 216 होता है। यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है तो लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए हमें केवल गुणनफल को बताया जा रहा है, तो इसमें हम इस प्रश्न को इसलिए रखे हैं ताकि आप इसका समझ विकसित कर लें। 2 संख्याओं का गुणनफल जितना होता है उतने ही उन दोनों संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। तो किसी संख्या के 2 संख्याओं का गुणनफल हमें पता है और उसका एलसीएम पता है या एचसीएफ पता है, तो हम उसका एक चीज़ पता है तो दूसरा चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं के गुणनफल पता है 216 और हमें उसका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक हमें पता है, तो हम लघुत्तम निकालने के लिए सीधा इसको 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो 3 7 21 और 3 दूने 6, ये 72 क्या है उसका हमारे पास एलसीएम है। तो यहाँ 72 इसका उत्तर है। ध्यान दीजिए कि यदि हमें पहले एलसीएम पता होता, वो बता देता कि एलसीएम 72 है तो एचसीएफ क्या होगा, तो 72 से हम इसी संख्या को भाग दे देते तो आ जाता। इसी प्रकार गुणनफल में भी यही लागू होता है कि किसी 2 संख्याओं का गुणनफल, जैसे उदाहरण के लिए 50 है, एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो 50 को 2 से भाग दे के हम निकाल सकते हैं, और दूसरी संख्या 25 है तो 25 दूने 50। इसी प्रकार लघुत्तम और महत्तम के लिए भी लागू होता है। लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल जितना होता है उतना ही उन दोनों संख्याओं के गुणनफल होते हैं। तो ये 2 संख्याओं पर लागू होता है, इसे ध्यान रखिएगा। 2 से अधिक संख्याओं पर ये लागू नहीं होता। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है इसलिए हमने इसे रखा है, और ऐसे प्रश्न को आप जल्दी कैसे बना लें इसलिए रखे हैं। तो हम चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले हम आप लोगों को एक बात और बता दें कि हमारे 101 ऑनलाइन टेस्ट जो 100 दिन चलने वाला टेस्ट है, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें
और उस PDF को डाउनलोड करके आप जो है एक एक करके हल करना शुरू करें। हमारे पास ये जो प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का, इसको हमको बनाना है। अब इसको बनाने के लिए, चूँकि ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको रखने का उद्देश्य है कि प्रारंभिक तौर पर कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ बातों को यहाँ से नहीं जान पाते, इसलिए हमने इसे रखा है। तो हमारे पास पहला जो कोष्टक दिखाई दे रहा है सर्पाकार कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद है हमारा 9, उसके बाद गुणा, उसके बाद 2, उसके बाद फिर छोटा कोष्टक बंद, फिर भागित का निशान है, उसके बाद फिर सर्पाकार कोष्टक बंद, उसके बाद सीधे 12 बराबर क्या होगा ये पूछा गया है। अब हम इसको हल करें, तो हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ध्यान रखिए सबसे छोटा कोष्टक पहले हल कर देते हैं, तो सर्पाकार कोष्टक बना रहेगा। तो 9 दूने क्या हो जाएगा 18। अब 18 के बाद ये दोनों कोष्टक जैसे हमारे हट जाएंगे, ये दोनों हट गए तो भाग का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो हमारा एक संख्या और है 6 इसके बाद, तो इसके बाद भाग के संख्या के बाद 6 आ जाएगा, और ये 6 जो है इस प्रकार से यहाँ अंदर हो गया और 12 बाहर का बाहर रह जाएगा। जब तक हम इसके अंदर को कंप्लीट हल नहीं करते तब तक ये बाहर का जो आपका सर्पाकार कोष्टक है ये नहीं हटेगा। तो हमने इसको हल किया, 18 को 6 से भाग देंगे, 18 को हम 6 से भाग देंगे तो सर्पाकार कोष्टक को हटा दिया जाएगा। तो इसी प्रकार 6 × 18 ये हो गए 3 हो जाएंगे, और 3 जैसे ही हटता है तो कोष्टक हटने के बाद यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होने की स्थिति में, हमने इससे पहले भी वीडियो में बताया है, कोई चिन्ह नहीं होने की स्थिति में वहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाता है। अरे 12 को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 12 तिया यहाँ पर हमको 36 प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ पर डी के रूप में है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।